सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए उसके क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के 31वां क्वेश्चन है कि एक अनुभववादी का मानना है कि जो अनुभववादी है उनका क्या मानना है। तो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए, या सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता, या ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर इन तीन में से होगा। तो कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुभववादी मतलब है कि संवेदनात्मक या अनुभवों के माध्यम से ज्ञान होता है। तो इसी बात को थोड़ा सा मतलब अलग संवेदना धारणाओं के माध्यम से ज्ञान होता है, ये कहा है इसमें। फिर 32वां है प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है। तो प्रयोगात्मक अध्ययन तो एकल चर का सिद्धांत, कार्य साधन, या ए और बी दोनों, या प्रश्न से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ कहीं भी ए और प्लस बी ऐसे दोनों होते हैं तो ज़्यादातर 90% चांस रहता है कि ये दोनों ही सही होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं 33 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है। मतलब प्रत्यक्षवादी ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में क्या उनका मत है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर है अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया, वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए, या समाज से सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त और अनुभवजन्य टिप्पणियों द्वारा पर आधारित होना चाहिए। तो फिर आगे चलते हैं 34 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। तो कारण और प्रभाव इसको कौन ज़्यादा मानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या प्रत्यक्षवाद ये मानते हैं, व्याख्यावाद मानते हैं, गुणात्मकवाद, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद। ऐसा प्रत्यक्षवाद ही मानते हैं कि कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में सब सब कुछ सामाजिक घटनाएं जो है समझाया जा सकता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे कि एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है। तो सात्विक मतलब ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चंस। तो एक एक चिकित्सा संबंधी समस्या का निदान करना, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, या किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, या ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। इसी को सात्विक प्रश्न या ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान देना है। वो मेहनती और आग्रही हो, ये बिल्कुल होना चाहिए। वो एक सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, वो वस्तुनिष्ठ होता है, वो अपने हित और पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, अपने हित और पैतृक क्षमताओं में अस्थिर होता है। तो अस्थिर तो बिल्कुल शोधकर्ता की विशेषता नहीं हो सकता। शोधकर्ता को हमेशा स्थिर होना चाहिए किसी भी जगह पे। फिर आगे 37वां, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो एक रुचिपूर्ण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, शोधकर्ता के ज्ञान पर, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बताइए।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर जो है विशेष ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अनुसंधान प्लान करना है, परियोजना बनानी है, तो इसके लिए समय और संसाधन मटेरियल बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर है अनुसंधान के प्रकार, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो आगे पूछा गया है। निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अनुसंधान को वर्गीकृत किया जा सकता है किन किन रूपों में? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी उपरोक्त सभी आते हैं तो 90% चांस रहता है कि ये उपरोक्त सभी वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर। फिर आगे है अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं? मुख्य दृष्टिकोण, तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, या नए आदर्श का चयन, या तथ्यों का संग्रह, या गुणात्मक या मात्रात्मक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण है, या यूँ कह लो कि दो मुख्य भेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भेदों में से एक है ये दो। फिर आगे कहते हैं कि एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की बर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत डिजाइन किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा? तो एक कोई शोध करता है, उसने क्या है, बच्चों की बर्तनी सीखने की क्षमता को जानना चाह रहे हैं, और उसमें जो चर है, चर उनको प्रभावित करते हैं, तो इसको जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए उसने कुछ डिजाइन किया, कुछ प्रयोग किया। तो कह रहे कि शोध शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा, मतलब ऐसा करने पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्या करना। फिर आगे है गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? यह बिना किसी उद्देश्य से होता है? बिल्कुल गलत। और वो बिना उद्देश्य के कैसे हो जाएगा कोई अनुसंधान? यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखते हैं। ये संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखते हैं। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये मुख्य रूप से घटना के समावेशन से संबंध रखते हैं गुणात्मक अनुसंधान। और जो संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करते हैं ना, ये किस में होता है? ये मात्रात्मक अनुसंधान में होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मात्रात्मक में ही मात्राएं मतलब संख्याएं होती है। फिर आगे चलते हैं, इसमें सूची में मिलान करना है। देखो, ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि और प्रायोगिक विधि। तो अतीत की घटनाएं, दृष्टि, वर्तमान आयोजन, या भविष्य की क्रिया। तो देखो, यहाँ से मेल करना है, तो मेल कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें है कि देखो, ऐतिहासिक विधि विधि इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक विधि अतीत की घटनाएं, इतिहास मतलब ही अतीत की घटनाएं हैं, तो इतिहास ऐतिहासिक विधि तो ये हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा एक, मतलब ए का एक, ये या तो ए होगा या सी होगा, इन दोनों में से होगा। अब चलते बी पे, बी का 3 और बी का 2, 3 2 में से बी बी का होगा, तो बी का कौन सा हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा 3। सर्वेक्षण विधि में वर्तमान आयोजन को ही सर्वेक्षण विधि कहते हैं। ठीक है ना। फिर सी का हो जाएगा 2, दार्शनिक विधि दृष्टि को कहलाता है, प्रायोगिक विधि में भविष्य की क्रियाएं होती है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है? निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है किसके लिए? प्रदत्तों मतलब जो डेटा है उसको जानने के लिए, डेटा के कारणों को जानने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक अनुसंधान में। मात्रात्मक अनुसंधान में चूंकि उसमें संख्या वगैरह होती है, तो इसमें निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता उसमें होती है। ठीक है ना। फिर आगे है
कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है किसको? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान, तीनों अनुसंधानों को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा गया है। और ये जितने भी अनुसंधान से रिलेटेड या अनुसंधान के भेदों से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है या नोट डाउन भी करके रख सकते हैं। अगला है, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया है? क्या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या घटनोत्तर अनुसंधान? तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, ऐतिहासिक अनुसंधान बिल्कुल नहीं हो सकता, घटनात्मक अनुसंधान भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से ये होगा। तो उसमें से भी विश्लेषणात्मक अनुसंधान नहीं होता, क्योंकि प्रयोगात्मक है ना, एक्सपेरिमेंट, उसमें एक्सपेरिमेंट हम करते, तो एक्सपेरिमेंट तो उसमें विश्लेषण हम करते नहीं है। हम विश्लेषण कहाँ करते हैं? वर्णनात्मक अनुसंधान में करते हैं विश्लेषण, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट में मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? नहीं है ऐसा है, अवलोकन विधि बिल्कुल है, ऐतिहासिक सर्वेक्षण विधि बिल्कुल है, दार्शनिक, तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि सॉरी सॉरी, इसमें जो है ना अवलोकन विधि नहीं है, बाकी ये हो जाएगा इसका उत्तर। बाकी ऐतिहासिक विधि भी है, सर्वेक्षण विधि हम प्रयोग करते हैं, दार्शनिक विधि भी शोध की विधि है, बाकी अवलोकन विधि जो है शोध की विधि नहीं है, ठीक है ना। फिर ये मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? बताओ, मौलिक अनुसंधान को किस परिस्थिति में करते हैं? कक्षा में करते हैं, क्षेत्र में करते हैं, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में करते हैं या सामाजिक परिस्थितियों में करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला की परिस्थिति में हम करते हैं मौलिक अनुसंधान। मौलिक मतलब एकदम जो नया हो, तो नया जो है वो प्रयोग के माध्यम से नया कुछ निकलता है, बिना प्रयोग के नहीं निकलता, और जो प्रयोगशाला में ही हम कर सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित किया जाता है? मतलब किस शोध के द्वारा हम मौजूदा परिस्थितियों में सुधार ला सकते हैं, ऐसा क्या है पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो हमेशा वर्तमान परिस्थितियों पर रिसर्च करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि हम अभी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कत क्या करने पर नहीं आएगी। तो ये इस चीज़ों का हम मंथन जो है क्रियात्मक शोध में करते हैं। फिर आगे चलते हैं 49 में, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तत्वों की खोज की जाती है? तो देखो, अतीत के अध्ययन, तो अतीत नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये इसका उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। फिर आगे है 50वां, वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है? तो वैज्ञानिक विधि का उपयोग हम किस में करते हैं? केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, केवल सामाजिक विज्ञान में, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। जहाँ भी केवल शब्द का प्रयोग हो, वो 90% चांस है कि वो आंसर नहीं होगा, केवल कहने से ये आंसर गलत हो गया, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द क्रियात्मक अनुसंधान को चिन्हित करते हैं? अभी हमने पढ़ा क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, तो आप बताओ कौन से शब्द चिन्हित करेगा। थोड़ा आप ध्यान उस बात को यदि ध्यान रखा होगा तो ये उत्तर आपका तुरंत हो जाएगा। क्या ये अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, तत्काल समस्याओं के हल के लिए किया गया शोध है, या अनुदैर्घ्य अनुसंधान है, या सिम्युलेटिव अनुसंधान है? तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहले ही बोल दिया था, क्रियात्मक अनुसंधान के ऐसा अनुसंधान है जिसमें तत्काल समस्याओं का समाधान पर चर्चा की जाती है, उस पर शोध किया जाता है, ठीक है ना। फिर है कि प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
अव्यवस्था जैसे कि प्रकृति में होता है, नियंत्रित प्रयोग जिससे कि व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए या विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। तो क्या हो जाएगा उत्तर इनमें से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषयों का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए प्राकृतिक अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक का है तो मतलब प्रकृति का अवलोकन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर है कि निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है? याद रखिएगा, व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधान का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप या थ्योरेटिकल मॉडल को विकसित करना है, फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप से आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। तो ये किस में होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारण प्रतिरूपण या कॉजल मॉडलिंग। इसके अंतर्गत ये सब कार्य होते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं 54 नंबर, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त उपयुक्त शोध विधि है? तो आपको क्या करना है, बच्चों का पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इस पर आपको आकलन करना है, इसका आकलन करना है। तो इस पर कौन सी विधि सही रहेगी? तो व्यष्टि अध्ययन पद्धति, प्रायोगिक पद्धति, सर्वेक्षण विधि या कार्योत्तर पद्धति। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्योत्तर एक्स फैक्टो मेथड। ठीक है, क्योंकि हम आकलन तभी कर सकते हैं जब हो जाएगा, मान लो कि बच्चों के पालन पोषण पर उनकी जो चिंता है, उनके जो बहुत सारे पारिवारिक चिंताएं हैं या मानसिक तनाव है, उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव पड़ने के बाद ही हम आकलन कर सकते हैं कि कितना प्रभाव पड़ा, कितना कम पड़ा, क्या हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कार्योत्तर पद्धति एक्स फैक्टो मेथड के ही होते हैं। फिर आगे चलते हैं, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तथ्यों की व्याख्या में सुधार करना, अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त करना, त्रिभुजीकरण प्रमाणित करना या नए चर का सूत्रबद्ध करना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि अप्रामाणिक संबंधों को समाप्त किया जा सके, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, घटनाजन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? तो घटनाजन्य अनुसंधान ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गुणात्मक अनुसंधान से, भिन्नता के विश्लेषण से, सहसंबंध अध्ययन से या संभाव्य न्यायादर्श के चयन से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक अनुसंधान से घटनाजन्य अनुसंधान जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे गुणात्मक अनुसंधान से रिलेटेड, मात्रात्मक अनुसंधान से रिलेटेड, उसके बाद एक्शन रिसर्च से रिलेटेड जितने भी तथ्य पूछे जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से घुमा घुमा के पूछते हैं आप लोगों से। कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करना है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 57 का हो जाएगा बी, कारकों के मध्य संबंध स्थापित प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसी में हम करते हैं, कारकों के मध्य संबंध स्थापित। फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविक के विषयों में अनुसंधान की महत्वपूर्ण पूर्वाकांक्षित वस्तुएं हैं। तो कौन से हो जाएंगे, एक बार आप देख लीजिएगा, फिर सोच के उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यवेक्षक, विषय, महत्वपूर्ण विश्लेषण और धैर्य, ठीक है, क्योंकि अनुसंधान में धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है 59वां, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख
रिकॉर्ड्स तथ्यों के प्राथमिक स्रोत है। मतलब ऐसा अनुसंधान में जिसमें पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं। मतलब ये दोनों जो है प्राथमिक स्रोत के रूप में उसमें होता है इस ऐसे अनुसंधान में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसका उत्तर जो है आप देखते ही बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऐतिहासिक अनुसंधान ही एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें पुस्तकें और अभिलेख दोनों ही प्राथमिक स्रोत होते हैं। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर का, अनुसंधान का वो प्रकार है जो कि उपकल्पना और सिद्धांतों का इसीलिए परीक्षण करती है ताकि यह समझा जा सके कि घटना क्यों और कैसे घटती है। तो घटना क्यों और कैसे घटती है, तो ये किस अनुसंधान का प्रकार है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यात्मक अनुसंधान है। एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें उपकल्पना और सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है, किसी लिए, क्योंकि घटना क्यों और कैसे घटती है इसको बताने के लिए। थैंक यू गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।